हमारी हाउस फ्लाई है वो पेस्ट भी है और वो वेक्टर भी है, जैसा कि आपके भी नॉलेज में है, बहुत सारे लोग भी जानते हैं। और ये सोल्जर फ्लाई जो है ना तो ये पेस्ट है और ना ही ये वेक्टर है, यानी कि ये किसी बीमारी को आगे नहीं फैलाती। और पेस्ट इसलिए नहीं नहीं है क्योंकि ये घरों के अंदर दाखिल नहीं होती। हाउस फ्लाई के साथ मसला ये है वो घर में दाखिल हो जाए तो बहुत परेशान करती है आपको और वो घरों से निकलती नहीं है। ये फ्लाई इतनी जो है पुरअमन मक्खी है कि ये सिर्फ आपको बायो वेस्ट के ऊपर बाहर ही मिलेगी, ये घरों के अंदर दाखिल नहीं होती, ना कोई बीमारी फैलाती है, ना ही कोई न्यूसेंस क्रिएट करती है। तो इस हवाले से जो है ना ये आपके लिए बहुत सेफ है। इसको अगर आप बाहर अपने बैकयार्ड में पालते हैं या किसी एक छोटी सी स्पेस में इसको रखते हैं तो ये कन्फाइन रहेगी, ये मतलब स्प्रेड नहीं होती, उस तरह से फैलती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन और मेरे सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के उस शाख के बारे में है जो पुरअमन तरीके से पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है। हमारा आम तौर पर ख्याल ये है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये सिर्फ दिफाई फील्ड के लिए है, लेकिन आज देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर इसका कितना अमल दखल है और दूसरे अदारों के मुकाबले में ये कौन कौन सी चीज़ों पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे हुए थे, दुशाला ओढ़ा हुआ था और हुक्का पी रहे थे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर तशरीफ़ लेकर आए 4 साल कैद भुगत कर खिलाफत मूवमेंट के बाद। और उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब, आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं और हम 4 साल आपका कलाम सुना के लोगों के सर धुनवाते रहे हैं और ये कैद भुगत कराए हैं और आप आराम से बैठे हुक्का पी रहे हैं। तो अल्लामा साहब ने जवाब दिया कि भाई साहब, हम लोग कव्वाल हैं और आप वो लोग हैं जिनको वजद आता है। अगर कव्वाल वजद करना शुरू कर दे तो फिर वो कव्वाली ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा रोल भी ये है कि हम किसानों को वो चीज़ें बताएं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी माशी हालत भी बेहतर हो और उनकी अपनी घरेलू जो पोजीशन है वो भी मजबूत हो। तो आज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक सेगमेंट है, एक स्टेशन है फैसलाबाद में, जिसे हम नायाब कहते हैं, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। और ब्लैक सोल्जर फ्लाई, इसके ऊपर जो वहाँ काम हो रहा है, जो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आज हम उसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहते हैं। और मेरी मेहमान हैं डॉक्टर नाजिया सुलेमान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। तो मैं वेलकम करते हुए आपसे मैं पूछूंगा कि आप नायाब के किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एग्रीकल्चर के किस किस शोबे में कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वसी साहब। सबसे पहले तो मैं अपने इदारे का तारुफ देना चाहूँगी, अपने कमीशन का, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। हमारे अदारे के तहत 4 एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें से कि एक सिंध में है निया के नाम से, एक पिशावर में है नीफा के नाम से, और 2 एग्रीकल्चर सेंटर्स जो हैं हमारे फैसलाबाद में है न्याब और निबजी के नाम से। मेरा ताल्लुक़ न्याब से है। ये चारों सेंटर्स ही एग्रीकल्चर की फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चूँकि मैं न्याब से हूँ तो न्याब के हवाले से मैं यहाँ थोड़ा सा तारुफ़ देना चाहूँगी कि न्याब पिछली कई दहाइयों से एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबसे पहले क्रॉप वैराइटीज़ जो हमारी नई फसलों की इकसाम हैं उनके तारुफ़ में न्याब का रोल पूरे पाकिस्तान में जाना और माना जाता है, जिसकी कि मिसाल न्याब 78 भी है कॉटन के फील्ड में। इसके अलावा जो और क्रॉप्स जिन पे न्याब में काम होता है, कॉटन के अलावा राइस है हमारी मेन क्रॉप, इसके अलावा वीट है, मूंगबीन है, इसके अलावा हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स में और पल्सीज में भी काम हो रहा है। और क्रॉप वैरायटी के साथ साथ चूँकि सॉइल क्रॉप के लिए एक बहुत ज़रूरी इनपुट है, तो हमारी सॉइल साइंस डिवीज़न जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को यानी उसकी ज़मीनी ग़िज़ाइयत को, उसकी पैदावार को क्रॉप्स की बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। मैडम की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि नायाब ने कैस्टर बीन की एक वैरायटी निकाली है जिसे पंजाबी ज़बान में गंजी कहते हैं और असल उसका नाम है सपाइनलेस। और उस वैरायटी की तारीफ़ जो है वो इंडियन साइंटिस्ट ने भी की है।
इसलिए कि उनके पास एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये इनके अदारे का एक बहुत बड़ा एक काम है जी। सही है। इसके अलावा हमारे इदारे में एनिमल साइंसेस पे बहुत काम हो रहा है, उनकी फर्टिलिटी को और उनकी रिप्रोडक्शन को, यानी उनकी जो पैदावारी खसूसियात हैं उनको बढ़ाने के लिए और उनके लिए बहुत अच्छी खुराक पे जो है ना काम हो रहा है। इस हवाले से भी नेआब का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भी बहुत अहम रोल अदा कर रहा है नेआब। और इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन डिवीजन से है, यानी कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं और जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए जो है ना हमारा डिवीज़न काम करता है। और इस डिवीज़न में वैसे तो हर डिवीज़न में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक हमारे प्लांट प्रोटेक्शन डिवीज़न में एक ग्रुप है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से। तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें अब नेआब ने एक स्टेप ये लिया है कि हम माहौल दोस्त ज़राए जो है ना वो मुतारफ़ करा रहे हैं कि हम किस तरह से जहरीली अद्वियात से उनके इस्तेमाल को कम करते हुए अपने माहौल को, अपने मुल्क के लोगों की सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम जो है ना इनके मुज़र असरात से बचते हुए अपनी फसलों को भी बचा सकते हैं। तो इस हवाले से हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप की हैं, लेकिन आज जो मैं बात करना चाहूँगी वो खुसूसी तौर पर हमारा एक और बहुत माहौल दोस्त कीड़ा है जिसे ब्लैक सोल्जर फ्लाई कहा जाता है। उस हवाले से जो है ना ये काम भी नेआब में इसे स्टार्ट हुए अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और इसके हवाले से जो है ना आज का प्रोग्राम जो हाफिज़ साहब ने जैसा कि कहा कि तरतीब दिया गया है, तो उस हवाले से जो है आज की जो हमारी जो ख़ास गुफ्तगू है ना वो इसी एक इंसेक्ट के गिर्द, इसकी अफादियत के गिर्द और इसके फ्यूचर में इसको हम कैसे अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से ही जो है ना हाफिज़ साहब हम करेंगे। मैडम आपने लीड्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, बेसिकली आप एंटोमोलॉजिस्ट हैं, आप उनको और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के जो कीड़े हैं उस पर काम कर रही हैं। अब मैंने ये फैसला किया कि मैं दरमियान में नहीं बोलूँगा। अच्छा, तो मुझे आप ज़रा स्टेप वाइज जो लेबॉर्ट्री आपने यहाँ पर रखी हुई है ये स्टेप वाइज आप बताएं और एंड प्रोडक्ट जो है जो फार्मर्स जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चलाने के अंदर जो रोल हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का हो सकता है उसके बारे में आप अल्लाह का नाम लेके बताइएगा। मैंने दरमियान में आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है ये बेसिकली एक कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है। ये नेचुरल डिकम्पोज़र है, ये हमारे माहौल में मौजूद है। जितना भी बायोवेस्ट, ये इसकी अडल्ट, ये इसकी मक्खी है, बड़ी मक्खी। अगर आप हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो शायद उन्होंने ये अपने जहाँ पे भी वो गोबर या कोई गली सड़ी सब्जियां या फ्रूट डंप करते हैं या गिराते हैं वहाँ पे उनको ना ये अक्सर ये मक्खी उड़ती हुई नज़र आती होगी। अगर ये सामने से नज़र आ रही है तो नहीं तो ये साइड से, तो इसे ब्लैक सोल्जर फ्लाई बोलते हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल डिकम्पोज़र है, यानी कि ये आपका जितने भी बायो वेस्ट है, चाहे वो आपका किचन का वेस्ट है, चाहे वो आपके फार्म का वेस्ट है, वो आपके ज़िबा खाने का वेस्ट है, वो आपने जो एनिमल्स रखे हुए हैं उनका वेस्ट है, उस सारे वेस्ट को जो है ना कन्वर्ट कर देता है, उसको तब्दील कर देता है एक बहुत ही कारामद खाद में। और इसके जो लार्वे हैं, ज़रा ये मक्खी है, ये अडल्ट है, और इसमें से जो हमें लार्वे मिलते हैं जो हम बायो कंपोस्ट के ऊपर जिनको हम रेयर करते हैं या पालते हैं, यानी कि आपका जो वेस्ट ख़त्म करते हैं, वो ये हैं। जब इस फॉर्म में ये लार्वे आ जाते हैं तो ये इस वक्त एक्सीलेंट सोर्स हैं प्रोटीन का और फैट का, और ये आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए और आपकी फ़िश इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना ये इनपुट। और इसी तरह जो जब ये लार्वे हमें मिल जाते हैं तो इनको आप एज सच इस तरह भी दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को और मछलियों को। और उनकी इसकी मैं थोड़ी सी अफादियत ये भी बताऊं कि ना सिर्फ ये कि ये प्रोटीन और फैट का सोर्स है, बल्कि ये उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है आपकी जानवरों की, उनकी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। आपकी जो इतनी आपको एंटीबायोटिक्स डाइट में जो सोयाबीन डाला जाता है उसके साथ जो इतनी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं वो नहीं देनी पड़ेंगी। और ये सोयाबीन का 100% मुतबादल है ये वाली जो प्रोटीन है, और इस पर पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना बहुत तहकीक हो चुकी है और इससे सोयाबीन का जो है ना बेस्ट नेमुल बदल करार दिया जा चुका है ऑलरेडी। मैडम ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई का नाम सुनकर मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरे घर में एक मक्खी अगर आ जाए तो मेरी बेगम जो है उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक उसका ख़ात्मा ना हो जाए। इसलिए उसके ज़हन में बैठा हुआ है और हमारा भी ईमान है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाती है। अब ये आप से हम बात कर रहे हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई की,
अब मुझे बताइएगा कि इसकी वजह से ये लंपी स्किन डिजीज़ जानवरों में आती है, उसका वाहिद वेक्टर जो है वो मक्खी है। मुझे आप ये बताइएगा, आप तरगीब दे रही हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई की, तो इसका उससे क्या कंपैरिजन हो सकता है? जी हाफिज साहब, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी हाउस फ्लाई है वो पेस्ट भी है और वो वेक्टर भी है, जैसा कि आपके भी नॉलेज में है, बहुत सारे लोग भी जानते हैं। और ये सोल्जर फ्लाई जो है ना तो ये पेस्ट है और ना ही ये वेक्टर है, यानी कि ये किसी बीमारी को आगे नहीं फैलाती। और पेस्ट इसलिए नहीं नहीं है क्योंकि ये घरों के अंदर दाखिल नहीं होती। हाउस फ्लाई के साथ मसला ये है, वो घर में दाखिल हो जाए तो बहुत परेशान करती है आपको और वो घरों से निकलती नहीं है। ये फ्लाई इतनी जो है पुरअमन मक्खी है कि ये सिर्फ आपको बायो वेस्ट के ऊपर बाहर ही मिलेगी, ये घरों के अंदर दाखिल नहीं होती, ना कोई बीमारी फैलाती है, ना ही कोई न्यूसेंस क्रिएट करती है। तो इस हवाले से जो है ना ये आपके लिए बहुत सेफ़ है। इसको अगर आप बाहर अपने बैकयार्ड में पालते हैं या किसी एक छोटी सी स्पेस में इसको रखते हैं तो ये कन्फाइन रहेगी, ये मतलब स्प्रेड नहीं होती, ये उस तरह से फैलती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं एग्रानोमिस्ट हूँ, एंटोमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं गलतफहमी का शिकार था। मैंने कहा कि मैं भी अपनी गलतफहमी दूर कर दूँ और मेरे सुनने वालों की गलतफहमी भी दूर हो जाए। अच्छा जी, ये इस मक्खी के अंडे हैं जो कि दिखाने का मकसद ये है कि आप इनको पहचान कर लें, क्योंकि जब आप इस फ्लाई को घर में पालेंगे तो इसके लिए आपको कार्डबोर्ड या कोई लकड़ी की फट्टियां जो है ना आप रखेंगे तो उस पर ये येलो किस्म के एग्स होते हैं जो कि बिल्कुल चावल की दानों की तरह होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। और ये थोड़े से जो एग्स हैं ना, यानी कि ये तकरीबन 1 ग्राम अगर आपके पास एग्स हो ना तो उसमें तकरीबन 37,000 हमें उसमें से लार्वे मिलते हैं, यानी कि इतनी जो है ना इसका ये माइन्यूट एग्स हैं और ये इसी एग से इसका साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस हवाले से इसके साथ साथ ये लार्वे हमें मिल गए तो ये आपके लिए पोल्ट्री में और फिश फीड में इस्तेमाल हो गए। और जो बायो वेस्ट आपने अपना, एक तो आपका खेत साफ हो गया, घर साफ हो गया, जितना कचरा था वो आपका सारा एक, उसे हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, यानी कि वो एक बहुत बेहतरीन खाद बन गई जो कि जिसे कि हम इंसेक्ट फ्रास भी बोलते हैं या बीएसएफ कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये वो सारा, ये देखें, ये वो सारे कचरे को इसने जो है ना, ये काला सोना इसको दुनिया में कहा जाता है, ये ब्लैक गोल्ड बन गया है, कंपोस्ट बन गया, बेहतरीन खाद बन गई है। अच्छा, इस खाद के हवाले से भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये इसमें आपके एनपीके और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही हैं, यानी कि आपके जो बेसिक खुराक चाहिए पौधों को वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ चूंकि ये कीड़े इसके अंदर पले हैं, ठीक है ना, ये कीड़े इसी के अंदर खाकर इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तो इन कीड़ों की जो स्किन, जो इनके ऊपर से जो कुछ उतरता है वो सारा भी इसमें शामिल हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं काइटिन, जो कि खुद एक बायोपॉलीमर है और उसके बेतहाशा इंडस्ट्रियल फ़ायदे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में है, और इटसेल्फ एग्रीकल्चर, हमारी जो ज़राअत में अब इसका जो है ना काइटिन के रोल पे काफ़ी तहकीक हो रही है पूरी दुनिया में। क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये जब आप खाद डालेंगे तो ये आपके इसमें जो आपके पास माइक्रोब्स हैं वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करेंगे, बल्कि यानी कि उसकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो इसके अंदर काइटिन है जो कि इंसेक्ट्स का ख़ास एक वो पार्ट शामिल हो गया है, जब वो आपकी ज़मीन में जाएगा तो वो आपकी ज़मीन की मुदाफ़ियत को ऐसे ही बढ़ाएगा जैसा कि मैंने कहा कि ये पोल्ट्री में बढ़ाएगी। तो वो आपकी ज़मीन को एक नया जो है ना वो बूस्ट मिलेगा कि आप जो भी उसमें क्रॉप लगाएंगे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी पौधों की, उसके अंदर कुदरती मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी बीमारियों के और कीड़ों के ख़िलाफ़, यानी कि वो जो आपकी क्रॉप होगी वो इंसेक्ट को भी रिपेल करेगी और वो बीमारियों से भी महफूज होगी। तो इसलिए जो है ना, ये ना सिर्फ ये कि आपकी ज़मीन को बेहतर कर रहा है, बल्कि ज़मीन से हासिल होने वाले आपकी जो क्रॉप्स हैं उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम कितना स्प्रे करते हैं और हम कितने जो है बीमारियों के लिए स्प्रे किए जाते हैं, तो उन सब की जो है ना जहरीले असरात से भी कोई बात अब ढकी छुपी नहीं है। तो ये जो कुदरती जो चीज़ है ये आपके पौधों की जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के साथ साथ उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ाती है, यानी कि अब क्लाइमेट चेंज है, जैसा कि हम सारे जानते हैं, एक माहौलियाती तब्दीली है जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो रही है। हमें फ्यूचर में बहुत सारी जो चीज़ें हम सोचते हैं उसमें से हम ये भी सोचते हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज अपने फार्मर्स को दें जो कि कम पानी में, या जब पानी की किल्लत हो तो वो हमारी जो है ना ज़मीनों की जो पैदावार मुतासर ना हो। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, या ये जो आपको कंपोस्ट या खाद जो मिल जाएगी इस फ्लाई को पालने से, तो ये आपकी सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। ये पौधों में ऐसी सलाहियत पैदा करती है कि वो हीट स्ट्रेस और ड्राउट स्ट्रेस से जो है ना लड़ने के काबिल होते हैं। जी मैडम, इसका मतलब ये हुआ, अभी तक जो मैं समझा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई को मैं रेयर करता हूँ, उसकी परवरिश करता हूँ,
उसके नतीजे में वो गंद जो दाएं बाएं फैला हुआ है ये उसकी सफाई कर देगा। बिल्कुल उसके नतीजे के अंदर जो कुछ मिलेगा वो मेरे जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर पोल्ट्री के लिए, फिश के लिए, वो बेहतरीन प्रोटीन, मोर देन डबल देन सोयाबीन, बिल्कुल ऐसा ही। वो उसके अंदर वो मिलेगा। और तीसरी चीज़ आपने ये बताई है कि जो उसके बाद लेफ़्ट ओवर होगा वो मेरी फसल के लिए, चाहे वो मेरी किचन गार्डनिंग हो, चाहे वो मेरी ज़मीन हो, जहाँ भी मैं डालूंगा तो वहाँ पर वो वर्मी कंपोस्ट का काम करेगा। बिल्कुल 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 सही। एम आई राइट? उसके नतीजे के अंदर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी पोरासिटी बढ़ेगी, और वो ज़मीन वो नहीं होगी जो पहले ज़मीन थी, बशर्ते कि मुसलसल इसको इस्तेमाल करते रहें। जी आगे चलें। उसके बाद जो जो हमने बात की ना माइक्रोब्स की, तो जो इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं नेचुरली, वो आपकी जो सॉइल में अगर आपने पहले कोई खाद, केमिकल खाद इस्तेमाल की भी है, तो हमें सबको पता है कि कीमियाई खादें जो है ना वो मोर देन 50 या 60% जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं, वो ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं, वो पौधों को मिलती नहीं हैं। तो इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर ये भी सलाहियत है कि जो आपकी सॉइल में कोई ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, यो जो आपकी क्रॉप्स या आपकी फसल उनको आप टेक नहीं कर सकती, तो ये उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो इसको, इसकी फ़ायदियत को देखते हुए हमने इसकी एक हाफिज़ साहब लिक्विड हमने फर्टिलाइज़र भी बनाई है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग इसे फोलियर स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल करें जब आपके प्लांट्स अंडर स्ट्रेस हैं, ठीक है। तो इसको आप फोलियर स्प्रे के तौर पे यूज़ करें जब वो डिजीज़ का स्ट्रेस है या हीट का स्ट्रेस है, तो वो इससे फौरी तौर पे जो है ना, वो जो इसके अंदर काइटिन मौजूद है, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ना, वो आप फोलियर स्प्रे के लिए, ड्रेंचिंग के लिए, हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो है ना, आप लिक्विड फॉर्म में भी इसको यूज़। आप ये बताना चाहती हैं कि दिस इज बायोस्टिमुलेंट? जी बिल्कुल, ये बायोस्टिमुलेंट है। ठीक है। और इससे यानी कि ये अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं जब आपके प्लांट्स अंडर स्ट्रेस। ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि हम ना इस पूरे प्रोसेस को हम बायो सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। हम कोई एक चीज़ भी इसमें से ज़ाया नहीं होने देते। इवन के जो हमारी मक्खियाँ मर जाती हैं, जो हमारे मक्खियाँ मरने के बाद जो या निकलने के बाद जो शेल रह जाते हैं प्यूपों के, हम उनको भी इस्तेमाल करते हुए ना, उसमें से हमने जैसा कि मैंने बताया काइटिन होता है इसके अंदर कुदरती तौर पे, तो वो हमने ना ये काइटिन एक्सट्रैक्ट किया है। और इससे फिर जो है ना, हमने सॉइल इनपुट के तौर पे या सॉइल अमेंडमेंट के तौर पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और हाफिज़ साहब ये बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होगा, इसे आप सीड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको सीड ट्रीटमेंट के बाद जब वो सीड आप ज़मीन में लगाएंगे, तो वो काइटिन की तमाम खुसूसियात जो है ना, वो उसके अंदर डिफेंस बढ़ेगा उस प्लांट के अंदर, उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। और ये हम तजर्बा कर चुके हैं। हमारे पास नियाब, चूँकि आपको पता ही है, एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, हमारे यहाँ एमफिल और पीएचडी के काफ़ी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो हमारी इन प्रोडक्ट्स पे भी हमारे स्टूडेंट्स की डिग्रीज चल रही हैं। एक बच्ची ने इसी पर एमफिल कंप्लीट किया है कि उसने इसके ऊपर जो है ना हमें इस मेज़ क्रॉप की जो है ना ग्रोथ दिखाई थी पॉट्स में लगा के काइटोसन ट्रीटमेंट के बाद, कि कैसे उसके ये जो है वो ट्रिलरिंग बढ़ी, उसकी जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और ये जो है फ्यूचर प्रोडक्ट है एक तरह का, जो कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक बहुत अहम नई जो है ना वो चीज़ होगी। और जो हमारी यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े शौक़ से इस पे काम करते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को जो है ना ये सारी टेक्नोलॉजी सिखाएं, और हम चाहते हैं कि फार्मर्स की ट्रेनिंग भी हो और वो इसको सीखें। अच्छा, यही एक कंपोस्ट है हाफिज़ साहब, जिसको कि हमने बिल्कुल पाउडर की तरह ग्राइंड कर लिया है कि आसानी से जो ना पॉट्स वगैरह में इस्तेमाल हो सके। पॉट मिक्स के तौर पे भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। नर्सरी के लिए, जैसे जब आपका पौधा जब आप लगाते हैं नर्सरी में, तो उसको एक ख़ास जो है ना बूस्ट चाहिए होता है जब वो सीड से निकल रहा होता है ना। तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप नर्सरी प्लांटेशन के लिए भी ना इस खाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस काम को समझे, इसकी तरफ आए। और इसको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े सरमाए की भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे जो हमारा छोटा फार्मर है, वो तो अपने घर पे 1-2 प्लास्टिक के कंटेनर लेके अपना बायो वेस्ट उसमें डाल के और ये काम स्टार्ट कर सकता है। इस काम को शुरू करने के लिए जो है हमसे भी कल्चर लिया जा सकता है। नियाब में हमारे पास ये कल्चर है जो हम लोगों की सपोर्ट के लिए देने के लिए भी तैयार हैं। और अगर वो खुद चाहें तो मैं इनकरेज करूँगी ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को कि वो इसके ख़ास तौर पे ना ट्रैप्स लगा के ये मक्खी अपने अपने एरिया से पकड़ें। क्योंकि ना ये भी मैं हाफिज़ साहब आपको बताना चाहूँगी कि जब ये काम हमने स्टार्ट किया, तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके मुताबिक हमें ये बताया गया कि ये मक्खी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये हमने खुद ट्रैप्स लगाए हैं और ये हमारा लोकल फाना है। मुझे ये बताते हुए बड़े ऐसा खुशी हो रही लगता है आपका इल्म नजूम से भी कोई ताल्लुक है?
वजह उसके कि मैं ये सवाल पूछने वाला था आपसे कि ये तो मैंने सुना है कि बाहर से ही मिलती है, तो ये आपने जवाब अच्छा दे दिया, टाइम पर दे दिया। अब मुझे आप ये बताइएगा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है एक कौमी अदारा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो लूट मार है, और जो आगे सरकारी अदारों के अंदर लोग समझते हैं कि थाना है, जाते ही नहीं है वहाँ पर। तो मुझे आप ये बताइएगा कि एक तो ये जो चीज़ें आपने बड़ी गज़ब की बताई हैं, इनकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा इम्कान ये है कि जेन्युइन होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। हम क्योंकि R&D इंस्टीट्यूट है, हमारा कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। पहली तो बात है, हम बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं और हम अपने जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी वो NGOज़ जो कि पाकिस्तान में इस तरह के R&D प्रोजेक्ट्स लोगों को दिखा रही हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, जिसमें कि मैं नाम लेना चाहूँगी, WWF है, कैबी है, FW है। मतलब वो फार्मर्स को, हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवा रहे हैं, और ये उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है कि हमारे फार्मर्स को भी अब पता चल रहा है कि केमिकल खाद के बजाय कुदरती खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, केमिकल स्प्रे के बजाय जो है ना कुदरती स्प्रे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है ना उन NGOज़ के साथ हमारी पूरी कोलैबोरेशन है, हमारे MOUs हैं, और हम जो है ना ये टेक्नोलॉजीज़ चाह रहे हैं कि लोगों में प्रमोट भी हों, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आएँ, इन चीज़ों को सीखें। सर डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ज़्यादा पता चला है कि किसी बच्चे ने MPhil किया, किसी ने PhD किया। अगर हमारा फार्मर और यंग यूथ जो बेसिकली शायद उसका एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ ना हो, लेकिन वो जॉब की तलाश में हो या जॉब क्रिएट करना चाहता हो, और वो आपके पास आता है इस किस्म के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसा कोई फैसिलिटी आपके अदारे की तरफ से अवेलेबल है कि जहाँ कोई बच्चा या नौजवान बच्चा या कोई फार्मर वहाँ पर जाए और वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी हो, जब वो अंदर दाखिल हो तो पता चले अनपढ़ था, और जब वो बाहर निकले तो पता चले कि वो अपने घर में जाकर इस काम को शुरू कर सके। बिल्कुल, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एग्रीकल्चर के चारों सेंटर्स और खुसूसन नेयाब जो है ना, पूरा साल जो है ना हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हमारा बाकायदा एक ट्रेनिंग का जो है ना चार्ट या कैलेंडर इशू हो जाता है साल के स्टार्ट में, जिसमें कि पूरे साल की हमारी ट्रेनिंग्स लिखी भी होती हैं। हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी नियाब में हो रही होती है, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं, और फार्मर डेज़ होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। इस हवाले से जो है ना नियाब का रोल जो है ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत अहम है। और इसमें हमारा IPM की अभी नेक्स्ट मंथ में भी एक ट्रेनिंग है, और हमारे पास स्टूडेंट्स भी आएंगे। मैं वही जानना चाहता हूँ, IPM और ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है, इसके बारे में कब ट्रेनिंग होने वाली है? जी, इस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ट्रेनिंग हमारे इसी अक्टूबर के एंड में मुतवक्को है, और इसके लिए फॉर्म्स जो हैं वो उन वेबसाइट पे अवेलेबल है नयाब की। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं फार्मर्स, स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ और नयाब की वेबसाइट से आप वो फॉर्म डाउनलोड करके सबमिट करवाएं, और इस ट्रेनिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसमें आपको ये बेसिक BSF की, इसके अलावा भी हम बहुत सारे दोस्त कीड़ों की परवरिश करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा भी इस ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ है जो कि लोगों को सीखने का मौका। कोई फोकल पर्सन है? जी, फोकल पर्सन हमारे हैं डॉक्टर साजिद नदीम हैं, जो कि हमारे हेड ऑफ डिवीज़न हैं। इसके अलावा डायरेक्टर नियाब हैं नहीं, जो जिससे बाहर से आदमी बैठा हुआ, कोई दीपालपुर से या कोई इवन टांडू जाम से कोई टेलीफोन करना चाहे, क्योंकि सरकारी अदारों के बारे में आमतौर पर ये होता है कि या वो टेलीफोन उठाते नहीं है या फोकल पर्सन अवेलेबल नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियाब का जो लैंडलाइन नंबर है, PTCL नंबर है, वो आप डायल करेंगे तो ऑपरेटर उठाएगा, और आप उसको बताएंगे कि मुझे जो है ना IPM की जो ट्रेनिंग होने जा रही है उस सिलसिले में बात करनी है, तो वो हमारे हेड से, हमारी डिवीजन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं, वो किसी ना किसी से बात करवा देगा, और वो डेफिनेटली जो है ना उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल। अच्छा मैडम, अब आखिरी मेरा सवाल है, और वो मेरा सवाल है इसकी मार्केटिंग के बारे में। मैंने एक काम को शुरू किया, बड़ा अच्छा किया, मेरा माहौल भी साफ़ हो गया, एक नेक काम मैं कर रहा हूँ। मैंने मक्खियों को पाला, और उसके बाद ये लार्वा बना, फिर उसके बाद ये फर्टिलाइज़र जो आप बना रहे हैं ये मैंने खुद घर में बनाना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि इसकी मार्केटिंग के चांसेस कितने हैं? अच्छा हाफिज साहब, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी लोगों को इसके बारे में, इसकी फ़ायदियत के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। और अभी भी अगर कोई यंगस्टर्स की मैं बात करूँगी, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो इस फील्ड में आते हैं, तो मैं उनको ये इनकरेज करूँगी कि पहले तो जो फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने इर्द गिर्द, अपने रहने वाली कम्युनिटी
को देखें और ये टेक्नोलॉजी उनमें इंट्रोड्यूस करें। अगर आपके पास कोई पोल्ट्री शेड है, कोई पोल्ट्री फार्म है, आप वहाँ अपना प्रोडक्ट ले जाएं। अगर कोई आपके पास फिश फार्म है, आप वहाँ पे उसे मुनासिब कीमत में दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो थोड़े ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसको ऑनलाइन भी जो है ना, ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, लेकिन वो इम्पोर्टेड है। यानी कि ये जो लार्वे हमने ड्राई किए हुए हैं, ये आपको कुछ इम्पोर्टेड भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़रा उनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं, क्वालिटी और प्राइस भी उनकी ज़्यादा होगी। तो आप ना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हुए मैं ये भी इंकरेज करूँगी यंगस्टर्स को कि वो प्रोडक्ट्स अपने खुद बनाएं। जैसे ये हमने सिंपल सी पैकिंग की है, इस तरह से वो सिंपल सी पैकिंग करके बहुत क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप तो अपना सारा बायो वेस्ट यूज़ करें। सिर्फ ये है कि जो भी आपकी पैकिंग के ऊपर, लेबलिंग के ऊपर कॉस्ट आ रही है, या जो आप इसके सेटअप के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे, उसके बहुत मिनिमल कॉस्ट से जो है ना आप ये प्रोडक्ट बासानी बना के तो फिर इसको आप लोगों में इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, इसको मार्केट भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं मैडम का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और बताऊँगा कि नीचे टेलीफ़ोन नंबर चल रहा है, और ये टेलीफ़ोन दूसरे सरकारी अदारों की तरह नहीं है। ये आपको लाज़मी तौर पर आप टेलीफ़ोन यहाँ पर कर सकते हैं, और ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो आप डॉक्टर नादिया सुलेमान से इस नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम में ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोगों ने काम किया है, लेकिन दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम से आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ होगा। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मैं शुक्रिया अदा करने के साथ इनके लिए दुआ भी करता हूँ कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ पूरी कौम की तवक्कुआत वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि वो उस पर पूरा उतरें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।